Hello everyone, my name is Samik Kumar and you are watching me on my YouTube channel LS Classes. Today we will discuss about the fundamental forces exist in universe. आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस नेचर के अंदर कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे देयर आर उससे पहले हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ये टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 4 फंडामेंटल forces exist in universe. These forces govern how particles and objects interacts with each other. देखिए, प्रकृति के अंदर 4 तरह के मौलिक बल पाए जाते हैं जो इस लिए जिम्मेदार होते हैं कि वो ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि प्रकृति के अंदर जो भी छोटे से छोटे कण और बड़े से बड़े पदार्थ होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में कैसा रिएक्शन देते हैं। इसको एक्सप्लेन करने का काम फंडामेंटल फोर्सेस करते हैं। तो हम लोग जानेंगे वो चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती हैं वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती हैं। सबसे कमज़ोर फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं। इससे ज़्यादा वीक न्यूक्लियर फोर्स होती हैं और इससे बड़ा जो होती हैं फोर्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं और सबसे बड़ा जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, जबकि इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और इससे स्ट्रॉन्गर फोर्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर होती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब
हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग एज ए डिफिनेशन इसका लिखेंगे, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स having mass, it is weakest force, but has no distance limit. This gravitational force, this force acts between two objects having mass. It is weakest force but has no distance limits. It holds stars, satellite and universe. इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा वैसे दो वस्तुओं, दो पदार्थों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती हैं जिस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है, अपना मास होता है, अपना शेप होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को लिखना हो तो हम लोग लिखना चाहेंगे, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है डजंट मीडियम रिक्वायर, डज नॉट मीडियम रिक्वायर, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इट हैज नो डिस्टेंस लिमिट, ठीक है। इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ एक्ट करती हैं वहाँ किसी भी डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है और ये मैटर भी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग इतना आगे बढ़ गए तो इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड में रोटेट करती हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लगती हैं और ये एक दूसरे को अपने आप में खुद में बंधे रखने की क्षमता प्रोवाइड करती है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी तरह सैटेलाइट भी जो है अर्थ के अराउंड में रोटेट करती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल, या फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। अर्थ पुल्स अस टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे अर्थ जो है हमेशा अपने ओर खींचती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इसका फार्मूला तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डजंट मीडियम रिक्वायर एंड इट हैज़ नो डिस्टेंस लिमिट,
ये बहुत दूर तक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जो है वो एक्ट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दिस इज सिंबल ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस, जिसका असीमित डिस्टेंस हो, जिसका कोई लिमिट ही ना हो। ठीक है, तो ये हो गई बातें ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड फोर्सेस के बारे में। वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा फंडामेंटल फोर्स हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स act between neutrino and other particles. It produces during radioactive decay or during nuclear fusion। अब हम लोग लिख सकते हैं स्पेशली इन बीटा डीके। ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं हमेशा एक न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिनो जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो जैसे सूर्य के अंदर जब हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर उसको हीलियम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और बहुत सारे न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और धरती तक भी ये पहुंचती हैं। लेकिन चूंकि इसका शेप के बारे में कहा जाता है कि न्यूट्रिनो जो होते हैं वो बहुत ही रेयर फोर्स ये कहा जाता है, बहुत रेयर पाई जाती है। ये कब रेडियो एक्टिव डीके जब होता है, जब अल्फा बीटा गामा किरणें जब निकलती हैं तो उस टाइम न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये स्पेशली कब होता है, इन बीटा डीके। जब बीटा किरणें निकलती हैं तो ये प्रोड्यूस होता है इन बीटा डीके। ठीक है, अब न्यूट्रिनो जो होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये चार्जलेस होता है और शेपलेस होता है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूट्रिनो का अपना मास नहीं होता है, लेकिन बाद में ये प्रूफ किया गया कि न्यूट्रिनो का टीनी मासेस होता है, थोड़ा सा द्रव्यमान होता है। अगर इसकी शेप की चर्चा करें तो जैसा न्यूक्लियस का शेप होता है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये इससे भी छोटा होता है। अब आप समझ सकते हैं ये 1 मीटर हो गया। अब इसको 10⁻14 या 10⁻15 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और जानना चाहिए हम लोग को कि सिंस न्यूट्रिनो do not much interact with particles या with matter लिखेंगे हम लोग, interact with matter, millions of
millions of them pass through our body। ठीक है। न्यूट्रिनो, चूँकि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिनो जो होता है वो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जिसका मासेस बहुत कम होता है। मासेस के बारे में कहा जाता है जो बाद में डिफाइन किया गया वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होता है। ये इसका न्यूट्रिनो का मास जो बाद में डिफाइन किया गया वो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है। तो ये इसका मासेस जो है फाइंड आउट किया गया लेटर ऑन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सिंस न्यूट्रिनो डोंट मच इंटरैक्ट विथ मैटर मिलियंस ऑफ देम पास थ्रू आवर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग अस। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो धरती पे आते हैं, वो लाखों की संख्या में हमारे बॉडी से टकराते हैं और बॉडी से पास होकर गुजरते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका मासेस इक्वल टू नेग्लिजिबल होता है और चार्जलेस होते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को लिखना पड़े तो हम लोग लिखेंगे ये शॉर्ट रेंजेस फोर्स होती हैं। क्या? शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं। दूसरा, इनका शेप 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। ये चार्जलेस पार्टिकल्स होती हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, इन पे कोई चार्जेस नहीं रहता है। तो ये होती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिख सकते हैं, ये शॉर्ट रेंजेस फोर्स होते हैं, इनका शेप 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर होता है। ये इनका अगर मासेस लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर होती हैं, जहाँ C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। ठीक है। तो ये मासेस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ठीक है। अब हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला जो मौलिक बल पाए जाते हैं इस यूनिवर्स के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड वन बहुत ही मज़ेदार है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्सेस क्या होती हैं? दिस फोर्स acts between two charged particles, it can be repulsive or
अट्रैक्टिव। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि जिस किसी बॉडी पे, जिस किसी पार्टिकल्स पे सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस अपोज, रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स कहाँ काम करता है? जिस पार्टिकल्स पे चार्ज होती हैं, चार्ज पार्टिकल पे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। ये जैसे दो चार्ज पार्टिकल लिया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे, ठीक है। ये अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अपोज ईच अदर। तो जब दोनों माइनस प्लस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस होंगे तो दोनों अपोज करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में ये बल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेंगे तो भी फोर्स है, जब अपोज करेगा तो भी एक तरह का फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो दोनों ही फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, दोनों फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे ये जो होती हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी लॉन्ग रेंज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंजेस फोर्स है, सेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो लॉन्ग रेंजेस फोर्स होती हैं, रेंजेस फोर्स होती हैं। इनके लिए क्या कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, कितना भी डिस्टेंस पे हो ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे करंट का क्या है, कहीं से यहाँ से मुंबई पटना कहीं ले जाओ, अगर वायर कनेक्टेड है तो डिस्टेंस मैटर करेगा? बिल्कुल नहीं। सेम है, वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा चार्ज पार्टिकल में एक्ट करती हैं, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स पे ये फोर्सेस एक्ट नहीं करती हैं। ये हमेशा एक्ट ऑन, ऑलवेज एक्ट ऑन, लिख सकते हैं ऑलवेज एक्ट्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इसके लिए आवेशित होना जरूरी है, जिन दो वस्तुओं जो मैटर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं इसका, ये जो है सेकेंड स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर होती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग लास्ट फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, लास्ट फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, और वो लास्ट फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स, डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर कह सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन
या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये फोर्सेस जो होती हैं वो इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। कौन सा? न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे मान लीजिए एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होती है। अब न्यूक्लियस में क्या मूव करता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इस तरह से क्या इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये फोर्सेस जो है ना, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा था कि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन न्यूट्रॉन क्या करेगा? रिपल्स करेगा ना, अपोज करेगा। या प्रोटॉन क्या करेगा? अपोज करेगा एक दूसरा को। लेकिन यही एक ऐसा फोर्स है इन द नेचर जो इन सभी को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हमेशा बांध के रखती है। और इसलिए ये जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। ओहो, ये स्टेबल होता है। अगर इसमें वो फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो आपस में रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस फट जाता है और एटम जो है पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? आइए जानते हैं। इसको पॉइंट के रूप में हम लोग एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। पहला है न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेबल होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है कि न्यूट्रॉन आपस में रिपेल कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स होती हैं जिसको मतलब ही नहीं है चार्ज पार्टिकल से। वो उनका खुद का फोर्स एग्जिस्ट होती है, जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। वो क्या भगवान का दिया हुआ देन है, ऊपर वाले का दिया हुआ देन है, जिसके वजह से वो न्यूट्रॉन को रिपल्स तो करती हैं, लेकिन जितना फोर्स से वो रिपेल करती हैं उससे अधिक फोर्सेस उन पर अप्लाई होता है ये फोर्सेस, जिसके वजह से जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं। और एक चीज़ है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होती है, ये बाहर होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्सेस अप्लाई नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन है नो, क्या लिख सकते हैं? नो फोर्सेस अप्लाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होती हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखेंगे तो ये क्या है? ये शॉर्ट रेंजेस फोर्स होती हैं, शॉर्ट रेंजेस फोर्स होती हैं। ठीक है, इनका भी न्यूक्लियर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस, उनका साइज आप जानते हैं 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा आपका फंडामेंटल फोर्स, जो 4 तरह का होता है इस नेचर के अंदर, और इसी से एक्सप्लेन होकर जितने भी फोर्स बने हैं फिजिक्स में, आगे चलकर पढ़ना होगा हम लोग को, वो सारे के सारे फोर्सेस जो है इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस से एक्सप्लेन होकर बने हैं। ठीक है, ये टॉपिक द एंड हुआ। इस तरह फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। कितना हुआ जी?